हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल देखेंगे। जो जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते, देरी न करते हुए। पहला है देखिए प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कहता है इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन क्या कहता है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया। पहला प्राग इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा हुआ इतिहास। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला है आपका, देखिए क्या कहता है। पहला आ गया प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब कि जिसका कोई मनुष्य कोई लिखित वर्णन नहीं किया, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है समझिए। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब कि आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें भी कोई भी घटनाओं को लिखा जा सकता है पर पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या कहता है? उसमें कोई चीज का लिखित नहीं है। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में कहता है कोई भी घटनाओं को लिखित वर्णन था उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, पर उसे पढ़े नहीं जा सकते, सिर्फ लिखा हुआ था। दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा हो गया आपका इतिहास। कहता है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। मतलब कहने का इतिहास उसे कहते हैं जिस चीज का कोई लिखित वर्णन हो, ठीक है, और उसे पढ़े जा सकते हैं, उसे ही इतिहास कहते हैं। तो कहने का मतलब प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब कि 3 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया आपका आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हो गया इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कि कोई भी घटनाओं का लिखित वर्णन नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जिस घटनाओं का कोई लिखित वर्णन हो लेकिन उसे पढ़े नहीं जा सकते उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीसरा आता है आपका इतिहास। इतिहास का मतलब कि कोई भी घटनाओं हुआ हो उसका लिखित वर्णन हो, उसे पढ़े जा सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, तीनों काल हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। आपको सीधा सीधी याद रखना है कि ज्ञानी मानव या फिर होमोसेपियंस का आज से लगभग इस धरती पर कितना दिन पहले इस यहाँ पे हुआ उसका जन्म। तो इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? 30 से 40,000 वर्ष पूर्व। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है 40,000 वर्ष पूर्व। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका मुख्य आधार शिकार था। देखिए सबसे पहला जो काल हुआ आपका पूर्व पाषाण काल, याद रखना है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? वह शिकार करता था, शिकार। फिर कहता है शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। मतलब कि कहने का मतलब पूरा पाषाण बोले, ठीक है, या पूर्व पाषाण युग बोले, दोनों से में इसमें क्या कहता था? लोग का मुख्य काम क्या था? शिकारी करना, मतलब कि जीव जंतु जानवर को मारना और उसे पकड़ के खाना। और इसी को यह एक प्रकार का खेल भी है। किसका? आदि मानव का। तो पूर्व पाषाण युग बोलेगा किस चीज से संबंधित है? तो पूर्व पाषाण में जो है कि शिकार करता था और मनोरंजन का भी शिकार यही था आदि मानव का। ठीक है, तो पूर्व पाषाण युग देख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार किसमें हुआ? पूरा पाषाण काल में। नहीं, आग का भी आविष्कार इसी काल में हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। आग का आविष्कार हुआ पहिए का नव पाषाण काल। देखिए पूर्व पाषाण के बाद आपका आ गया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? पहिए का नव पाषाण काल में आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार हुआ आपका पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार हुआ आपका नव पाषाण काल में। कंफ्यूज मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। ठीक है, पहिए भी बनाया नव पाषाण काल में और अस्थायी जीवन घर बना के रहने लगा भी नव पाषाण काल में। फिर आगे कहता है उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहले बोलेगा कौन जानवर को पालतू बनाया? मनुष्य ने। तो कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हड़ी थे। तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए प्रथम औजार कौन थे? कुल्हड़ी थे। ठीक है, यह कुल्हड़ी का जो प्रथम साक्ष्य जो पाया गया था यह अति रंपकम में पाया गया था। ठीक है, यह दक्षिण साइड है तमिलनाडु की तरफ। फिर से सुनिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो तांबा का किया। उसके द्वारा कौन सा बनाया गया औजार? तो कुल्हड़ी का बनाया। यह कहाँ प्राप्त हुआ? तो अति रंपकम में प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। कहता है
मनुष्य का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कहता है सॉरी, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक काल, अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कहने का मतलब कि आपको पूछेगा कि कृषि का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने स्थायी जीवन कब किया? नवपाषाण काल में हुआ। आगे बढ़ते हैं, कहता प्रागैतिहासिक काल, अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कहने का मतलब कि अन्न मतलब अनाज उत्पादक का स्थल जो है कि कहाँ है, तो मेहरगढ़ में है। ठीक है, मेहरगढ़ बोलेगा किस देश में था? बलूचिस्तान में था। आगे बढ़ते, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। कृषि के लिए मतलब उपजाई गई प्राचीन फसल, पहली फसल कौन थी? गेहूं थी। दूसरी फसल कौन था? जौ था। आगे बढ़ते हैं, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। प्रयुक्त मतलब कि मानव जो है सर्वप्रथम किस अनाज को खाया? चावल को खाया। पहले किसको उपजाता था? तो गेहूं को। दूसरा फसल कौन सा हो गया? जौ। पहले यूज कौन फसल को किया? प्रयुक्त किया चावल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का मतलब कि क्यारी से बना हुआ होगा खेत का लाइन पटरी, तो वह कहाँ मिला है? तो मेहरगढ़ में। आपको याद रखना है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ है? तो मेहरगढ़ में है। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। आपको बोलेगा कि चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला गया? तो कोल्डिवा में। ठीक है, कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले गए? तो मेहरगढ़ में। और कोल्डिवा में क्या है? सर्वप्रथम चावल के। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। कहता भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। भारत में जो पूर्व पाषाण में यानी स्टार्टिंग में जो औजार बना था वो ज़्यादातर पत्थर का बना था। पत्थर को हम लोग स्फटिक भी बोलते हैं। स्फटिक मतलब पत्थर। ठीक है, ज़्यादातर औजार उन्हीं का बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पुरापाषाण काल किस चीज़ के बने थे औजार? तो पत्थर के बने थे। पत्थर को स्फटिक भी कहते हैं। तो इसकी खोज सर्वप्रथम पुरापाषाण काल औजार की किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। कब की? 1863 में किया। आगे बढ़ते हैं, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज भी हुई। देखिए, पल्लावरम अतिरंपकम में कुल्हड़ी का खोज हुआ। और पल्लावरम स्थान में कौन सा हुआ? ये आपका भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज भी कहाँ? पल्लावरम में। आगे बढ़ते हैं, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में जब C.L. कार्लाइल ने दिया। ठीक है, आपको याद रखना है भारत में मध्य पाषाण काल का, पहले पूरा पाषाण काल फिर नव आइए मध्य भी। कहता भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया? तो C.S. कार्लाइल ने दिया। कब किया? 1867 में। आगे बढ़ते हैं, भारत में मानव अस्थिर पंजा, ठीक है, मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा। कहने का मतलब कि भारत में मानव का स्थिर पंजर मतलब कि मनुष्य का जो पैर का जो पंजा है वह किस काल में दिखा गया? तो मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। आपको याद रखना है भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ? तो 4000 ईसा पूर्व हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर यानी पुराना नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मृतकों का टीला किसे जाना जाता है? तो आपको मोहनजोदड़ो को। यह क्या है कि सबसे प्राचीन नगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहते हैं असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि था। आपको याद रखना है कि श्वेत भ्रू गिबन भारत में कहाँ पाया गया? असम। कहाँ पाया गया? असम में पाया गया। यह एकमात्र मानवाब क्या था? कपि था। आगे बढ़ते हैं, इनाम गांव का ताम्रपाषाण युग की एक ही बड़ी बस्ती थी। आपको याद रखना है इनाम गांव जो है कि ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। आपको क्वेश्चन पूछेगा इनाम गांव किस चीज के लिए फेमस था? तो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। आपको याद रखना है कि शिवालक की पहाड़ी किस चीज के लिए फेमस है? तो वहां से क्या मिला है? जीवाश्म का साक्ष्य मिला है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1867 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। फिर से सुनिए, 1867-68 इसमें पहली बार भारत में शैल चित्रों, बोलेगा शैल चित्रों की भारत में पहली बार कब खोज हुई? 1867-68 में। किसने किया? आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने किया। आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका। देखिए
भीम भीमबेटका बोलेगा किस चीज़ के लिए फेमस है? भीमबेटका यह गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है, मतलब कि पूरा पाषाण काल का जो रहने का जो जगह था वह भीमबेटका गुफा था। ठीक है, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि कहने मतलब कि भीमबेटका गुफा के अंदर आदि मानव बहुत तरह के चित्र बनाए थे और उसमें क्या करते थे, दीवार पे चित्र बना दिए थे और उन्हीं में गुफा में रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रसिद्ध थे, फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका का गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल, आवासीय मतलब रहने, पूरा स्थल मतलब जगह, हाँ पूर्व का, हाँ यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र, मतलब कि उसमें दीवार में बहुत सारा चित्र था। फिर आगे बढ़ते हैं, और शैलाश्रयों के लिए भी प्रसिद्ध, मतलब कि वहाँ चित्र भी दीवार में चारों साइड था भीमबेटका गुफा में। ठीक है, और उसमें रहता भी था। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। कहता है कि इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। मतलब वो जो दीवार पे जो चित्र था ना, वो कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, यह जो है कि पूरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण के बीच में वह चित्र लिखा हुआ है। ठीक है, उसका रेंज मालूम किया है कि पूरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण के बीच में इस चित्र को बनाया गया था और उस समय आदमी रहता था। आगे बढ़ते हैं। कहता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यह जो आपका भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस जिले में, तो रायसेन जिले में। भीमबेटका गुफा किस लिए फेमस है, तो ये शैल चित्रों के आदि मानव के द्वारा, और आदि मानव उसमें रहता था। आगे यह कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, किस जिला में, रायसेन जिला में। कहता है इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। आपको क्वेश्चन खोज रखना है कि आपको कि भीमबेटका गुफाएं की खोज किसने किया, विष्णु श्रीधर वाकनकर ने किया था। कब किया था, 1967, 1957 और 58 के बीच में किया था। किसने किया था भीमबेटका गुफा की खोज, विष्णु श्रीधर वाकनकर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को ने कब घोषित किया, तो 2003 में घोषित किया। हाँ, धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। किसने, यूनेस्को ने। आगे बढ़ते हैं। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला परमाणु किस घाटी में मिला, तो नर्मदा घाटी में मिला। आपको याद रखना है कि भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला परमाणु किस घाटी में मिला, तो नर्मदा घाटी में मिला। भारतीय नागरिक सेवा का आधिकारिक रिजले प्रथम व्यक्ति थे। आपको याद रखना है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे, रिजले थे। प्रथम व्यक्ति कौन थे, रिजले। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारिक प्रथम व्यक्ति कौन थे, रिजले थे। फिर आगे बढ़ता है। प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। मतलब कि कहने का मतलब कि वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किसने किया था, वैज्ञानिक के रूप में भारत की जनसंख्या को प्रजातियों में विविधीकरण किसने किया था, रिजले ने किया था। ठीक है, देखिए एक बार हम लोग इसको देख लिए प्रागैतिहासिक काल, एक बार शॉर्ट रिवीजन 5 मिनट में कर लेते हैं। ठीक है, फिर से समझिए। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कि कोई भी चीज का लिखित वर्णन नहीं हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें भी कोई भी चीज का लिखित वर्णन हो पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्यैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आता है इतिहास। इतिहास उसे कहते हैं जिस चीज में कोई भी चीज में लिखा हो और उसे पढ़ा जा सकता है, उसे ही इतिहास कहते हैं। फिर कहता है ज्ञानी मानव को प्रवेश धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व, जिसको कि ज्ञानी मानव को होमो सेपियंस भी कहते, बोलेगा ये धरती पर कब दिखा गया, यह कब पाया गया, 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ता कहता है पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार। पूर्व पाषाण काल में मानव क्या जीने के लिए क्या करता था, शिकार करता था, और उसका मनोरंजन स्थल भी था। आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ। लेकिन आपको याद रखना है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की कब हुआ, तो नव पाषाण काल में अस्थायी जीवन जिया और पहिए का आविष्कार किया। अब पहला जानवर कौन सा बनाया, तो कुत्ता को बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा धातु का कौन सा औजार बनाया, कुल्हाड़ी बनाया। यह सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, तो अतिरंपटम में पाया गया था। आगे बढ़ते कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, कृषि का भी आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है, और कहता है अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मतलब कि अनाज जो उपजाता था उसका स्थान कहाँ पाया गया, तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ बोलेगा किस देश में, तो पश्चिमी बलूचिस्तान में वर्तमान में। ठीक है, और सबसे अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सा था, गेहूं था, जो कि पहली फसल बोलते हैं। और दूसरी फसल कौन था, जौ था। और फिर आपको याद रखना है कि
कृषि का प्रथम उदाहरण कौन है, कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ से मिलता है। यानी कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। कोल्डिवा का संबंध किस चीज से संबंधित है, चावल के साग से संबंधित है। फिर भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के, भारत में पूर्व प्रस्तर में मतलब कि पूर्व प्रशन काल में सर्वाधिक औजार किस चीज के बने थे, स्फटिक पत्थर के बने थे। आगे बढ़ते हैं, कहता है रॉबर्ट ब्रूस ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा प्रशन काल के औजारों की खोज की। पूरा प्रशन काल के औजारों की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब, 1863 में। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई, तो पल्लावरम नामक स्थान में हुई। किसने किया था, C.L. कार्लाइल ने। फिर कहता है भारत में मानव स्थित पंजे मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। मतलब कि बोलेगा मानव का जो पंजा है पैर का, वो किस काल में मिला, तो मध्य पाषाण काल में मिला। उसके बाद कहते हैं भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन था, मोहनजोदड़ो था। सबसे प्राचीन नगर कौन था, मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। किस भाषा में, सिंधी भाषा में। असम में कौन सा गिवन पाया गया, श्वेतभ्रू गिवन पाया गया। इनाम गाँव किस चीज से फेमस है, तो ताम्र युग की एक बड़ी बस्ती थी। बोलेगा आपको कि इनाम गाँव किस चीज से फेमस है, ताम्र युग की एक बड़ी बस्ती थी। तंबा उम्बा ज्यादा था। भारत में शिवालक की पहाड़ी का से जीवाश्म का प्रमाण मिलेगा। आपको ये भी याद रखना है कि जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो भारत में शिवालक की पहाड़ी से मिला है। 1867 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज हुआ। शैल चित्रों की खोज पहली बार कब, 1867 में। कहता है भीमबेटका गुफा किस लिए फेमस, भीमबेटका गुफाएं जो है कि आदि मानव के द्वारा दीवारों पर शैल चित्रों का निर्माण किया गया था और उनका क्या था, स्थायी जीवन था। भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश में था। किस जिला में था, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में था। आगे बढ़ते हैं, आइए भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने कब जो है कि धरोहर के स्थल में गिनती दिया है, तो यूनेस्को ने जुलाई 2003 में उसको किसमें धरोहर की गिनती में घोषित किया। मनुष्य में संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला, तो नर्मदा घाटी में मिला। ठीक है, आपको याद है रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक के आधार पर भारत की जनसंख्या को प्रजातीय विविधीकरण में विभाजित किया। ठीक है, क्या किया, मतलब उसको विभाजन किया। इस प्रकार से हम आपको आज प्रागैतिहासिक काल यानी सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड चैप्टर आपको प्रागैतिहासिक काल बढ़िया से क्विज के माध्यम से समझा दिए। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और हमें भी आगे बढ़ाएं ताकि हम और अच्छे तरीक़ा से वीडियो बना सकें। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।